हेलो कॉमरेड फैमिली, सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट बीकॉम देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड सेमेस्टर फर्स्ट का हमने ऑलरेडी सिलेबस देख लिया है कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या यूनिट्स आपके सेमेस्टर फर्स्ट अकाउंट्स में है। सो ऑलरेडी हम लेक्चर्स कर चुके हैं अकाउंट्स के। एंड आज का लेक्चर है हमारा इन्वेंट्रीज के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैंने आप लोगों को कराया है, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिटेल में पढ़ने हैं वो भी बताया है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एंड आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, जो कि है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में। सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड डिस्क्लोजर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इन्वेंट्रीज क्या होती है एंड देन किस तरीके से इन्वेंट्रीज को मेजर करते हैं और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर कैसे निकालते हैं और क्या क्या डिस्क्लोजर होने चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट जो था हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड था। एंड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड है हमारा वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज से रिलेटेड। सो हियर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सुपरसीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इशूड इन जून 1981। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है। किसके द्वारा इशू किया गया है? काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड ये कब इशू हुआ था? जून 1981 में। The revised standard come into effect in respect of accounting periods commencing on or after 1st April 1999 and is mandatory in nature. So बोला है देखो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो रिवाइज्ड होते रहते हैं, जो चीजें उसमें चेंज करने की होती है वो चेंज होती रहती है। सो यहाँ पर जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आया था वो कब से इफेक्ट हुआ है? 1 अप्रैल 1999 से। एंड ये मैंडेटरी है नेचर में कि जरूरी है, कंपलसरी है करना इसको। ठीक है। Inventories consist of finished good which are held for sale in ordinary course of business, raw material and work in progress। अब देख लेते हैं कि इन्वेंट्रीज जो है वो एक्चुअली हमारी होती क्या है। सो इन्वेंट्रीज को हम कह सकते हैं, इन्वेंट्रीज जो है वो हमारे स्टॉक होते हैं। ठीक है। स्टॉक क्या होता है? जो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, जो भी प्रोडक्ट बना रही है, जो चीज भी उसको सेल करना है, वो सारा उसका इन्वेंट्रीज है, स्टॉक कहलाता है। ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि इन्वेंट्री किस किस को हम बोल सकते हैं। ठीक है। सो देखो 3 स्टेप होते हैं इसके। पहला होता है हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। एंड देन सेकंड होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड देन नेक्स्ट होता है हमारा फिनिश गुड। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें पेन का, ठीक है, पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कोई भी कंपनी है, यहाँ पर मान लो एक एबीसी कंपनी है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड है, वो पेन बनाती है, पेन का प्रोडक्शन करती है। सो पेन का प्रोडक्शन करने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए? पेन का प्रोडक्शन करने के लिए प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, ठीक है, निब चाहिए। सो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? रॉ मटेरियल में। अब जो रॉ मटेरियल बिजनेस ने परचेज कर दिया है वो बिजनेस यूनिट में पड़ा हुआ है, बिजनेस के पास है, वो हमारा इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है कि जो सारा माल पड़ा है, रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है वो बन रहा है, मशीनरीज में है, वो वर्क हो रहा है कि वो प्रोसेसिंग चल रही है उसकी बनने में, फिनिश गुड। ठीक है। सो वो हमारा इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। एंड ऑलरेडी जो पूरा बना हुआ पेन फिनिश गुड जो है वो सेल के लिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी यूनिट्स पड़े हुए हैं वो हमारे फिनिश गुड्स में आ जाते हैं। सो ये तीनों चीजें हमारी आ जाती हैं इन्वेंट्रीज के अंडर। ठीक है। सो यहाँ पर जो भी हमारी इन्वेंट्रीज है उसमें क्या क्या आता है? फिनिश गुड जो सेल के लिए पड़ा है, एंड रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो। ठीक है। सो इन्वेंट्रीज क्या होती है, क्लियर हो गया। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इन्वेंट्री और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्रीज आर एसेट। कहाँ होते हैं? जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, सो उसमें इन्वेंट्री या स्टॉक जो होती है वो हमारी एसेट साइड आती है। ठीक है। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो सेल के लिए पड़ी हुई है। ठीक है। in the process of production for such sale or in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of service। तो यहाँ पर क्या बोला है
कि जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है या सेल के लिए पड़ा है या फिर जो मटेरियल की फॉर्म में है जो सप्लाई किया जाएगा या फिर कंज्यूम होगा प्रोडक्शन के बाद या फिर सर्विस रेंडर की जाएगी। सो वो सारी चीजें हमारी इन्वेंटरीज में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा, ठीक है, एंड प्रोसेस में पड़ा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक, सो जो फिनिश गुड है वो फिनिश गुड में आ जाएगा। ये सारी चीजें हमारी इन्वेंटरीज में आ जाती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। So net realizable value is estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। यहाँ पर क्या बोला है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है वो कौन सी वैल्यू होती है जो एस्टिमेट की जाती है कि सेलिंग प्राइस इतना रहेगा। ठीक है, इतना रहेगा। मान लो यहाँ पर जो पेन था हमारा उसकी अगर सेलिंग प्राइस रखी जाती है 10, ठीक, अब उसमें से क्या लेस किया जाएगा, माइनस क्या किया जाएगा, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। ठीक है, कॉस्ट माइनस की एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। सेल को करने के लिए जो भी नेसेसरी कॉस्ट होती है वो एस्टिमेट की जाएगी कि भाई सेल करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, वो आ जाती है हमारी सेलिंग एक्सपेंस वगैरह जो भी होती है, सेलिंग कॉस्ट उसमें आ जाती है। ठीक है, सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू समझ में आ गई क्या है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम किस तरीके से मेजर करते हैं ये पहले आपको थ्योरी में समझना है एंड देन हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप से हमें क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, किस तरीके से हमारी निकल के आएगी इन्वेंट्रीज। सो इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पर क्या बोला गया है, इन्वेंट्रीज जो है वो वैल्यू होनी चाहिए लोअर कॉस्ट पर एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने जरूरी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज क्या है, इट शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। यहाँ पर क्या बोले कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, कॉस्ट मतलब जितना भी पैसा उसमें लग रहा है, जो भी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, सो कॉस्ट में हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, कॉस्ट में सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ परचेज, देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड कॉस्ट इनकर्ड उसकी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए। अब देखो कॉस्ट ऑफ परचेज क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट स्टेप हमने देखा था रॉ मटेरियल। ठीक है, सो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। सो वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, सो परचेज करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो आ गई। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे सो उसके लिए कुछ कॉस्ट लगेगी। क्या कॉस्ट लगेगी, मशीनरी लेना पड़ेगी, मशीनरी की कुछ कॉस्ट होती है जिसमें वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड जो मतलब जहां पर सेल होगी, जो प्रेजेंट लोकेशन है वहां तक ले जाने के लिए जो हमारी सेलिंग कॉस्ट होती है वो लगेगी। ठीक है, सो वो सारी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आ जाएगी। देन है कॉस्ट ऑफ परचेज, इट कंसिस्ट परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज, टैक्सेस, फ्राइट इनवर्ड्स एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। अब देखो कॉस्ट ऑफ परचेज से क्या समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ परचेज में सिर्फ हमारा इतना है कि जो हम परचेज कर रहे हैं, जो परचेज प्राइस है। अब परचेज प्राइस के साथ साथ क्या क्या चीजें लगती हैं वो यहाँ पर दी हुई है कि अगर आप परचेज कर रहे हो देन जो परचेज प्राइस है उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ड्यूटीज अगर कोई लगी है, एक्सेस ड्यूटी। ठीक है, सो इसमें टैक्सेस आ जाएंगे, फ्राइट इनवर्ड आ जाएगा एंड जो अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या एट द टाइम ऑफ परचेज लगते हैं, वो सारी चीजें हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज में आ जाएंगी। ठीक है, trade discount, rebate, duty drawbacks and other similar items are deducted in determining the cost of purchase। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट या रीबेट, अगर मान लो आप कोई चीज परचेज करते हो, ठीक है, अगर आपने परचेज की कोई चीज 100 रुपए की, ठीक है, अब 100 रुपए पे आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिला तो आप जो कॉस्ट लगाओगे वो 100 रुपए नहीं लगाओगे, उसमें जो डिस्काउंट मिला है उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तभी तो कॉस्ट निकल के आएगी कि आपको भाई कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी उसके लिए 90 रुपीज। ठीक है, सो जो भी ट्रेड डिस्काउंट, डिबेट या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक्स ये सारी चीजें मिलेंगी सो वो हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ परचेज में से। ठीक है, इतना क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब देखो कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, जब हम रॉ मटेरियल से कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड में। ठीक है, It include cost directly related to the unit of production such as direct labor। अब देखो जब कोई भी रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए लेबर लगती है, सो डायरेक्ट लेबर जो होगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आ जाएगी। इट ऑल्सो इंक्लूड अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट आर इनकर्ड इन कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड। इसमें हमारी कुछ सिस्टमैटिक एलोकेशन आ जाते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन के ओवरहेड के, जो कब होते हैं, जब हम किसी भी
भी मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन कैसे होगा? द एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन overhead for the purpose for their inclusion in the cost of conversion is based on the normal capacity of the production facility। production facility जो है उसकी normal capacity क्या है, उसके बेस पर हम लगाते हैं कि cost of production कितना होगा, उसमें क्या क्या fixed production overhead होंगे, ठीक है। इसमें हमारे आ जाते हैं joint products। joint products मतलब a production process may result in more than one product is being produced simultaneously। मतलब जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है साथ में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस और व्हेन देयर इज अ मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जैसे कोई एक मेन प्रोडक्ट है एंड उसके साथ साथ कोई बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब जैसे मान लो कि पेन बना रहे हैं, ठीक है। अब पेन के ऊपर आपने देखा होगा कैप लगी होती है, ठीक। सो पेन जो बना रहे हैं यूज तो हमें पेन का होता है, ठीक, बट उसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पर कैप बन रही है, ठीक है। सो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या है, पेन है, एंड बाय प्रोडक्ट क्या है, कैप है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट का एग्जांपल। अदर कॉस्ट क्या होती है? इट इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर incurred in bringing the inventories to their present location and condition। अदर कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो इन्वेंट्रीज को लोकेशन तक लाने में, उसकी कंडीशन तक पहुंचाने में जो भी लगती है कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं अदर कॉस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंड हियर इज कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है कुछ इसके लिए। फर्स्ट है गुड्स नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, मतलब गुड्स जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। एंड गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सेग्रीगेटेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। सेकेंड है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए सेग्रीगेट होंगी। देन सेकंड है जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, कौन कौन से मेथड से निकालते हैं। सो वो हो जाएगा हमारा फीफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वेटेज एवरेज मेथड इन अदर केसेस। यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो फीफो या वेटेज एवरेज मेथड से निकालेंगे, और भी इसके बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इन अदर केसेस शुड बी असाइन्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो और वेटेज एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला। ये दोनों मेथड हम यूज करेंगे कॉस्ट को निकालने के लिए। टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। टेक्निक्स क्या होती हैं कॉस्ट को मेजर करने के लिए? द स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड में भी यूज फॉर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के लिए हम दो मेथड्स यहाँ पर यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड एंड सेकेंड है रिटेल मेथड। The retail method is often used in retail trade for measuring inventories of large number rapidly changing items। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी रिटेल मेथड है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? रिटेल ट्रेड में। नाम से समझ में आ रहा है कि रिटेल मेथड कहाँ यूज किया जाएगा? रिटेल ट्रेड में। जो भी इन्वेंट्रीज होती है, जैसे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर की जो इन्वेंट्रीज होती है जो बहुत तेजी से चेंज होते रहते हैं। रिटेल में क्या होता है, कम प्रोडक्ट होता है एंड जल्दी जल्दी खत्म होता है, जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक है। सो उसमें हम रिटेल मेथड यूज करते हैं। एंड दूसरा मेथड है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, और यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो करेंगे फीफो या वेटेज एवरेज मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? जैसे मान लो यहाँ पर स्टॉक आया 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को स्टॉक आया 100 यूनिट्स। अब 100 यूनिट में से 75 यूनिट्स यूज हो गई, उसमें से बची है 25 यूनिट्स, ठीक। वो यहाँ पर ये कब खत्म हुआ? दूसरे दिन मान लो खत्म हो गया 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को बचा 25। अब 2 अप्रैल को दोबारा से स्टॉक आया 100 यूनिट्स का, ठीक है। ये 2 अप्रैल को आया, तो 2 अप्रैल को 100 यूनिट जो आई सो उसमें से यूज नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, जो 25 बचा हुआ है उसको यूज करेंगे। इट मीन्स जो पहले आया है वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो पिछला स्टॉक है, पिछला पड़ा हुआ है, उसको यूज करेंगे पहले, देन नया वाला यूज करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो क्या होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो देख लेते हैं। इट मींस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अब देखो यहाँ पर क्या बोले, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है हमारी, जो हम सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो कितने प्राइस पर सेल होगा, वो प्राइस जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है।
एंड उसमें से क्या माइनस करते हैं, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो भी कॉस्ट एस्टिमेट हुई होती है, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल, सेल करने के लिए किसी भी चीज को उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करना जरूरी है। क्यों, आप देखो जैसे हमने मान लो यहाँ पर पेन का एग्जांपल लिया था, ठीक है, पेन हमने सेलिंग प्राइस एस्टिमेट की 10 रुपीज, क्यों एस्टिमेट की, अगर उस पेन की कॉस्ट जो है वो अगर 5 रुपीज लग रही है, ठीक है, ये मान लो कि उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगा, जो भी मशीनरी का खर्चा आया, जो भी लेबर का खर्चा आया, वो सारा टोटल मिला के 5 रुपए कॉस्ट आई, ठीक है। सो 5 रुपए जो उसकी कॉस्ट आई, अब उस पर कुछ मार्जिन भी चाहिए, है ना, जो कॉस्ट लगाए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन विदाउट मार्जिन के थोड़ी वर्क करेगा, जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट चाहिए। सो वो प्रॉफिट लगा के, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो होता है सेलिंग प्राइस। सो जो उसके सेलिंग प्राइस एस्टिमेट किए जाएंगे वो उसकी कॉस्ट को माइनस करके किए जाएंगे, ठीक है, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। Estimation of net realizable value also take into account for the purpose for which the inventory held. Net realizable value को हमें अकाउंट में लेना होता है, किस पर्पस के लिए, जो भी इन्वेंट्री है उसके पर्पस के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, when the cost of inventories may not be recoverable, जो भी cost of inventories है वो रिकवरेबल नहीं हो सकती है, ठीक है, इफ इट इन्वेंट्रीज आर डैमेज, अगर इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो गई किसी भी वजह से, इफ दे हैव बिकम होली और पार्शली ऑब्सोलेट, या वो थोड़ी सी कुछ पार्ट उसका या पूरी तरीके से खराब हो गई है, इफ देयर सेलिंग प्राइस हैव डिक्लाइन, अगर उसके सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गए, ठीक है, एंड इफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल हैव इंक्रीज, तो भी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है या एस्टिमेटेड कॉस्ट है, सो वो सेल से इंक्रीज हो गई है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं डैमेज में, तो भाई ये है कि अगर आपका स्टॉक पड़ा था वो किसी भी वजह से डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो नहीं हो पाएगी उसकी कॉस्ट रिकवर। एंड ऑब्सोलेट का मतलब किसी भी वजह से, ये ऑब्सोलेट का मतलब भी है कि कोई पार्ट उसका या कोई भी इन्वेंट्री है वो पूरी तरीके से खराब हो गई। सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो गया, इट मीन्स कि भाई आपका जो पेन था वो 10 रुपए का बिक रहा था, कॉस्ट उसकी 5 रुपए थी, अब उसका सेलिंग प्राइस जो था वो कम हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए से आ गया उसका 4 रुपए, ठीक है, सो 4 रुपए आ गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है। या फिर यहाँ पर बोला है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो क्या होगी, सेल से ज्यादा हो जाएगी, मतलब यहाँ पर सेल अगर 10 रुपए थी तो उसी पेन को बनाने में 11 रुपए लगने लगेंगे, जब कॉस्ट 11 रुपए लगने लगेगी सो वहां पर क्या होगा, जो कॉस्ट है वो सेल से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तब वहां पर इन्वेंट्रीज की कॉस्ट रिकवर नहीं होती। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बोला है कि इसमें इन्वेंट्रीज की कॉस्ट जो है वो रिकवरेबल नहीं होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्पेक्ट। दोनों एस्पेक्ट से हम देखेंगे कि कॉस्ट एस्पेक्ट से क्या होती है एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू से क्या होती है। सो अगर हम कॉस्ट से देखें देन यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, पहले परचेज प्राइस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो भी उस पर लगे, एंड इसमें से हम जो भी नेट रिफंड होता है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है, एंड देन फ्राइट इनवर्ड और अदर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है उनका टोटल कर लेते हैं, वो आ जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा, परचेज हमारी कौन सी होगी, रॉ मटेरियल वाली, ठीक है, कन्वर्जन ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का आ गया, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में जो होगा वो कन्वर्जन का होगा, इसमें हमारी डायरेक्ट लेबर लग जाएगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग आइटम टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कॉस्ट कह सकते हैं, कोई सी भी कॉस्ट हो सकती है, वो आ जाएगी हमारी अदर कॉस्ट में। Then joint cost to be allocated on a consistent and rational basis, यहाँ पर एक कॉस्ट और लग जाएगी हमारी जो ज्वाइंट कॉस्ट होती है, जिसमें हमने देखा था कि बाय प्रोडक्ट एंड मेन प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो आ जाएगी। एंड देन ascertain the reduced net realizable value of a small value by product and from cost of main product। इसमें क्या बोला है कि हम फिर क्या करेंगे, ascertain करेंगे और जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जो भी कम होगी वो देख लेंगे और कॉस्ट निकाल लेंगे मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की। देन नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कैसे करके निकालेंगे, सो इसमें क्या करेंगे, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या है, हमें कॉस्ट ऑफ परचेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेस्ड ऑन रिलायबल एविडेंस, जो भी एविडेंस रिलायबल होंगे उनके बेस पर, एंड देन कंसीडरिंग प्राइस फ्लक्चुएशन। दूसरी चीज ये देखेंगे कि जो भी प्राइस फ्लक्चुएट हुए, चेंज हुए हैं, उनको कंसीडर करेंगे। देन रिलेटिंग टू इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, जो भी रिपोर्टिंग पीरियड है उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो देखेंगे। देन एस्टिमेटिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे करके निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड टू द सेटिस्फाई फ्रॉम सेल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा सेल का, जो भी इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, जैसे मान लो 100 यूनिट सोल्ड हुए हैं एंड सेल प्राइस 10 रुपए था, ठीक है। सो कितने का हो जाएगा? 1000 का हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एक्सेस इन्वेंट्री बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे कितनी ज्यादा इन्वेंट्री सेल हुई है, ठीक है। जर्नल सेलिंग प्राइस उसका क्या था वो चेक करेंगे। देन प्रोवाइड फॉर कंटिजेंट लॉसेस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्थ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो भी कंटिजेंशियल लॉसेस हैं वो निकालेंगे ऑन फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटी हेल्ड, मतलब क्वांटिटी जो इन्वेंट्रीज की थी वो कितनी ज्यादा है सेल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। दूसरी चीज ऑन फर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट, और परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेंट्री की कितनी वैल्यूएशन थी। एग्जामाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड गुड, की फिक्स्ड गुड की कितनी वैल्यू है, एंड इफ एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज बिलो कॉस्ट राइट डाउन द वर्क इन प्रोग्रेस टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर ये एक्सपेक्ट होगा कि सेल वैल्यू जो है वो कम होगी कॉस्ट से, तब हम वहां पर वर्क इन प्रोग्रेस को नेट रियलाइजेबल वैल्यू में करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू का समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या है? यहाँ पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस फर्म बनाती है सो उसमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए। फर्स्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं वो सारी डिस्क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज का स्टैंडर्ड पढ़ा था उसमें क्या बोला था कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस फर्म में फॉलो की जा रही है वो सारी चीजें वहां पर डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। देन सेकंड है अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, कि अकाउंटिंग पॉलिसी ये होती है कि जो भी पॉलिसी या जो भी मेथड कोई भी फर्म यूज कर रही है वो हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी के अंडर आ जाता है। देन सेकंड है कॉस्ट फॉर्मूला यूज, अब कोई भी बिजनेस फर्म है वो अपनी इन्वेंट्रीज निकालने के लिए कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर रही है वो आ जाएगा, वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। जैसे कोई भी फर्म है वो फीफो यूज कर रही है, देन उसको ये डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने जो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकाला है वो फीफो मेथड के द्वारा निकाला है, ठीक है। एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज विद एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी अमाउंट है इन्वेंट्रीज का वो अलग अलग क्लासिफाई सही तरीके से होना चाहिए कि भाई रॉ मटेरियल में हमारा इतना माल पड़ा है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस में इतना है और जो फिनिश गुड बने हुए पड़े हैं वो इतने हैं, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन अच्छे से उसका होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यहाँ पर क्या गिवन है, जो कॉस्ट ऑफ परचेज होती है वो कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा कि कॉस्ट मेथड से हम किस तरीके से निकालते हैं, वही पूरा फॉर्मूला है हमारा कि किस तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल्स में करेंगे। फर्स्ट है परचेज प्राइस, जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया उस पर जो जो ड्यूटीज टैक्सेस लगे वो ऐड करेंगे। फ्राइट इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंडिचर जो भी डायरेक्टली लगे हैं, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या क्या करना है, जो भी टैक्स और ड्यूटी रिकवर हो गई है, जो रिकवरेबल है टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से, ठीक है। एंड जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो माइनस कर देंगे। रिबेट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक्स और अदर सिमिलर आइटम, इसी तरीके के अगर और कोई आइटम्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि हम कोई चीज परचेज करते हैं सो उस पर जो डिस्काउंट लगा है वो माइनस कर देंगे, तभी तो हमारी कॉस्ट निकल के आएगी। और जो भी ड्यूटी जो भी टैक्सेस हमें उस पर पे करने पड़े वो सब हम उसमें ऐड कर लेते हैं। देन ये आ गया हमारा। उसके बाद बी पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ये तो पहला था कि भाई परचेज किया तो ये वाला हो गया हमारा रॉ मटेरियल का, ठीक है। रॉ मटेरियल की हमने इतना परचेज किया तो उस पर इतना निकल के आया कॉस्ट टोटल, ठीक, ये कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की भाई जब उस रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं सो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, सो वो आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल की, जो भी मतलब प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत होती है। एंड लेबर कितनी लग रही है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो भी ओवरहेड्स है दोनों देख लेंगे एंड उनका टोटल कर लेंगे। सो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक। एंड देन थर्ड पॉइंट है अदर कॉस्ट। तो अदर कॉस्ट में क्या आ जाएगा, कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब
जैसे मान लो कि जो प्रोडक्ट जहां बन रहा है वहां उसकी सेल नहीं होती है, कहीं दूसरी जगह मार्केट प्लेस पर जब जाएगा सो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, बहुत तरीके की कॉस्ट लगती है। सो वो सारी कॉस्ट हमारी इसमें आ जाएंगी। एंड ये तीनों जो आया हमारा निकल के, तीनों कॉस्ट जो आई हैं उनका हम कर लेंगे टोटल, वो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज किस तरीके से निकालेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड देखेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड जो है वो हमारा किससे रिलेट करता है, अभी हमने पढ़ा है क्या है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट कौन सा पढ़ा था वो वाला आप लोग कमेंट करके बताओ। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Assuming constant inventory quantities, which of the following inventory costing method will produce a lower inventory turnover ratio in inflationary economy? यहाँ पर बोला है कि ये assume कर रहे हैं कि जो inventory quantity है वो constant है, तो कौन सा inventory costing method उसमें लगाएंगे जो lower inventory turnover ratio show करेगा inflationary economy में। FIFO, first in first out, या फिर LIFO, last in first out, moving average या weighted average। सो इसमें लेंगे हम FIFO method, first in first out। And the next है in specific identification method of inventory valuation the method applicable will be। so देखो यहाँ पर बोला है कि specific identification method जो होगा inventory valuation में, so वो किस पे applicable होगा, FIFO पे, LIFO पे, average cost पे या none पे। so इसमें से किसी पे भी नहीं होगा। ठीक है, approximate actual cost method of inventory valuation is, यहाँ पर बोला है कि approximate actual cost जो मेथड होता है इन्वेंट्री का, उसमें किस चीज का वैल्यूएशन होता है। सो यहाँ पर जो मेथड है हमारा कौन सा होगा, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेटेज एवरेज कॉस्ट या फिर फीफो। सो यहाँ पर आ जाएगा वेटेज एवरेज कॉस्ट। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टू द लेक्चर एंड आज की वीडियो में पढ़ा हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड जो रिलेटेड है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज से। सो ये सारी टॉपिक्स हमने आज के वीडियो में पढ़े, इंट्रोडक्शन, इन्वेंट्रीज क्या होती हैं एंड किस तरीके से मेजर करते हैं इन्वेंट्रीज, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉस्ट फॉर्मूला एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, एंड कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू से हम किस तरीके से कॉस्ट निकालते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, और इसका डिस्क्लोजर एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज किस तरीके से निकालते हैं। सो ये थी हमारी वीडियो आज की इन्वेंट्री से रिलेटेड एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।